Good evening to you guys. Very good evening to everyone. सभी को नमस्कार और सभी को good evening. Radha, very good evening to you. Sneha ji, very good evening to you. Very good evening to every single student, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को good evening. Nancy, very good evening to you. Very good evening to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को good evening. Yogesh, very good evening to you. Purnima, very good evening to you. आशुतोष जी, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें मेरे भाई. Kanchana, very good evening to you. Very good evening to each and every individual, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को good evening. We are just waiting for a few minutes. Once all our persons, those who used to connect with us, once they are going to be here, we would be starting it. Very good evening to everyone. Rasmi ji, very good evening to you as well. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को good evening. हम इंतजार कर रहे हैं अगले चंद मिनट का, और जैसे ही हमारे सभी छात्र छात्राएं जो रेगुलरली हमारे साथ सेशंस का हिस्सा रहे हैं, वंस दे विल बी हियर, हम स्टार्ट करेंगे. हम एक नया मॉड्यूल लेकर चल रहे हैं. इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जो लैंग्वेज है मध्य प्रदेश का, जो लिटरेचर है मध्य प्रदेश का, जो इमिनेंट लिटरेट्स हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे. और एट द सेम टाइम जो लिटरेरी अवार्ड्स हैं मध्य प्रदेश के साथ संबंधित, हम इन सभी जो टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स पर जो है वो चर्चा करने वाले हैं. तो मैं चाहता हूं कि कुछ और छात्र छात्राएं जो रेगुलरली हमारे साथ प्रीवियसली सेशंस का हिस्सा रहे हैं, they should be here, and then we will be starting it. Till the time, if anybody want to ask anything in context of the previous session, you can feel free. अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या सुनना समझना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं. वैसे हमारे जो ग्वालियर के छात्र छात्राएं हैं, अगर हमारे ग्वालियर के छात्र छात्राओं में कोई भी आप में से ऐसा छात्र छात्रा हो जो किसी नौकरी को लुक इनटू कर रहा है, इफ है ना, या आपके नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस कोई नौकरी जो है उसको लुक इनटू कर रहे हैं. अब किस प्रकार की नौकरी? तो एज एन रिसेप्शनिस्ट एक इंस्टीट्यूट है, अगर आप उसमें काम करना चाहते हैं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं. बिलीव मी, रविंद्रास IAS नहीं है. और ठीक है, एक अच्छा संस्थान है. और आपको, चूंकि मैंने जो देखा है और ऑब्जर्व किया है इस प्रोफेशन में रहते हुए, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अधिकांशतर संस्थाएं जो होती हैं, खासकर उनके छोटे एम्प्लॉइज को थोड़ा सा परेशान करके रखती है. चाहे वो सैलरी के कंटेक्स्ट में हो सकता है, कई बार संस्थाएं सैलरी जो है 8-10-12 हजार रुपए की सैलरी भी जो है वो एक महीने लेट करके देती है. लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, जिस संस्था से ये मुझे बताया गया कि अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हों जो काम करना चाहते हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा. तो अगर आप में से कोई भी है जो एज एन रिसेप्शनिस्ट काम करना चाहता है, या आपके कोई नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस है, प्लीज मेक श्योर कि थोड़े से एक्टिव होने चाहिए आपके नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस. ऐसे नहीं हो कि नहीं सर आपने कहा था तो हमने बस बता दिया और आपके रेफरेंस से वहां हो जाएगा. थोड़े से एक्टिव हो, क्योंकि जेई का संस्थान है, और एज फार एज आम कंसर्न शायद जेई और नीट के लिए वो इंस्टीट्यूशन है. तो जेई और नीट के इंस्टीट्यूशन की जब हम चर्चा करते हैं, तो जो नए उम्र के लड़के और लड़कियां होते हैं, उस नए उम्र के लड़के और लड़कियों की वहां पर जरूरत होती है. तो अगर आप में से कोई ऐसा है, या आपके नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस हैं ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास से जो करना चाहें, तो आप मुझे रीच आउट कर लीजिए. मुझे एक बार बता दीजिएगा, आज ही बता दीजिएगा, तो मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, और उनके माध्यम से आप उस संस्थान को रीच आउट कर सकते हैं. और एक तरीके से आप मान के चलिए कि हो जाएगा वहां पर आपका. दूसरा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, एज एन रिसेप्शनिस्ट अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है और आप अगर फिजिक्स की और केमिस्ट्री की जो इक्वेशंस हैं, बेसिकली अगर उन इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, इक्वेशंस को टाइप कर सकते हैं, देन ऑल्सो यू कैन रीच मी आउट. तो भी मैं आपका रेफरेंस जो है वहां पर दे दूंगा, और निश्चित तौर पर आपको वहां प्रेफरेंस दिया जाएगा.
तो ऐसे कोई भी अगर छात्र छात्राएं हैं, आपके नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस हैं जो सिटी सेंटर पर एक अच्छी संस्थान, एक रेप्यूटेड संस्थान में काम करना चाहते हैं, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम चर्चा करेंगे किसके कंटेक्स्ट में, तो जो मध्य प्रदेश का लैंग्वेज है और जो मध्य प्रदेश का लिटरेचर है, इस पर आज हमारी चर्चा है। फिलहाल थोड़ा सा ये तो चर्चा थी बाहर के संस्थानों को लेकर, ये चर्चा थी जो मेरे पास आई थी, कुछ लोग मुझे रीच आउट करना चाहते थे। बेसिकली कुछ लोगों ने मुझे रीच आउट किया था कि अगर आपके पास कोई लोग हो तो हमेशा अच्छे लोग जो होते हैं बेटा वो मदद करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे ही कुछ मेरे मिलने वाले हैं, उन्होंने बताया मुझे, तो आई जस्ट पास आउट द मैसेज। तो अगर आपको नीड है तो आप बता दीजिए। अब हम हमारे प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स प्लस मेंस, और इसे हम उल्टा कहेंगे, ये मेंस प्लस प्रीलिम्स का बैच है। ठीक है, मैं इस बैच को लेकर भी ऐसे ही आऊंगा, मेंस प्लस प्रीलिम्स। ठीक है, ये वाला बैच मैं लेकर आ रहा हूँ, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस प्लस प्रीलिम्स का बैच ऑलमोस्ट 29 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, 29 अप्रैल से। ठीक है, आप अपने नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस को बता सकते हैं। रेस्ट मैंने सुपर 40 बैच को यहाँ खत्म करने का निर्णय लिया है कि हमारा सुपर 40 बैच जो है वह 25 ऑफ अप्रैल में एंड हो जाएगा। तो 25 से हमारे यहाँ पर एनरोलमेंट जो है बेसिकली यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे। एनरोल कर पाएंगे आप 25 अप्रैल के बाद यहाँ। तो जब आप 25 अप्रैल से 29 अप्रैल में इसको एनरोल कर लीजिएगा, बैच होगा हमारा सुपर 50 2.0। ठीक है, और जो नॉन स्कॉलर्स हैं हमारे, जो नॉन स्कॉलर्स हैं, वो नॉन स्कॉलर्स आपके साथ एक रेफरल कोड शेयर कर दिया जाएगा। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, जो स्कॉलर्स रहे हैं तो हमारे स्कॉलर्स के साथ भी एक रेफरल कोड शेयर कर दिया जाएगा। नॉन स्कॉलर्स सुपर 40 का जो हिस्सा है उनके साथ 94% का रेफरल कोड शेयर कर दिया जाएगा। एट द सेम टाइम जो स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स के साथ 50% का रेफरल कोड शेयर कर दिया जाएगा। और चूंकि 25 से 29 में, क्योंकि हम एक साल हमारा गुरुकुल को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, हमारे संस्थान को एक साल कंप्लीट होने वाला है, तो जो न्यू एडमिशंस हैं, जो हमारे नए एडमिशंस होंगे, उन नए एडमिशंस को हम इस एक साल के उपलक्ष्य में एक ऑफर लेकर चलेंगे, और वो ऑफर रहेगा 30% ऑफ का। तो हम 30% ऑफ जो है वह यहाँ देने जाएंगे। वैलिडिटी जो यहाँ पर रहेगी, तो हमारे जो स्कॉलरली स्टूडेंट्स हैं और एट द सेम टाइम नॉन स्कॉलरली, आशुतोष रघुवंशी जी मैं कर दूंगा, आपको परेशान नहीं होना, वो उस पर हम 25 तारीख को चर्चा कर लेंगे। अभी उसके कंटेक्स्ट में चर्चा नहीं करनी, आपको कोई नया नंबर ले लेना है, कोई आप पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। ठीक है, उसको हम समझ लेंगे। इसके लिए मैं अलग से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कैसे हमें इस पर एनरोल करना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पूरी तरह से इस बैच में शिफ्ट करने वाला हूं, तो फिर आपके सारे सेशंस जो हैं इसी बैच में चलेंगे। सारे सेशंस जो हैं आपके इसी बैच में चलेंगे। सुपर 50 2.0 में तो इसी नंबर से रजिस्टर कर देंगे, तो सुपर 50 2.0 में आपकी सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप, आगे बढ़ रहा हूं, कोई नया नंबर लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वैलिडिटी जो हमारे नॉन स्कॉलर्स हैं और जो हमारे स्कॉलर्स हैं, नॉन स्कॉलर्स की तो वैलिडिटी ही आपको लाइफ टाइम वाली है। ये हमारे सभी छात्र छात्राओं को याद रखना है कि इनको तो मैं लाइफ टाइम पढ़ाने वाला हूं भाई, मतलब लाइफ टाइम का मतलब है टिल सिलेक्शन। ठीक है, ये हमारा पक्का आपसे एक प्रॉमिस है कि हम आपको टिल सिलेक्शन पढ़ाने वाले हैं। आप हमारे साथ पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उन स्कॉलर्स को जो जिनके साथ 50% का कोड हम लेकर चल रहे हैं, उन स्कॉलर्स के कंटेक्स्ट में वैलिडिटी हम 3 इयर्स की लेकर चलेंगे। अब 3 साल तक कोई आपसे चर्चा नहीं करी जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो न्यू एडमिशन है, इस न्यू एडमिशन की वैलिडिटी जो है, इस न्यू एडमिशन की वैलिडिटी 15, वो मुझे थोड़ा सा इस पर और विचार करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस न्यू स्कॉलर्स की जो वैलिडिटी है वो 15 महीने के आसपास रखूंगा, 15 मंथ्स। ठीक है, 15 मंथ्स की इनकी जो है वो वैलिडिटी रहेगी। क्योंकि मैंने पूरी टीम से डिस्कस किया, निर्णय लिया कि क्या कैसे है, और जो भी हमारी संस्थान में हमारे साथ हैं, मैंने सबसे चर्चा करने के बाद तो सभी ने मुझे एक सजेशन दिया कि भाई जब हम सुपर
जब हम सुपर 50 बैच को लेकर चल रहे हैं, तो जब हम सुपर 50 का हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है 25,000 है, 25,000, तो हमें किसी भी परिस्थिति में जो है फीस स्ट्रक्चर को कम नहीं करना है। इस वजह से हम इसी फीस स्ट्रक्चर के साथ जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ना हम इसमें बढ़ोतरी करेंगे। हालांकि मेरी इच्छा थी 20,000 रुपए की, लेकिन हमारे अन्य टीचर्स, हमारा जो अन्य मैनेजमेंट और सबकी इच्छा है कि नहीं सर, सुपर 50 आपने 25,000 पर लॉन्च किया है, आप उसे इसी पर रखें, तो हम यहाँ इसे लेकर चलेंगे। अब दूसरा एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा भाई। अगली बार यहाँ जो सी सेट रहेगा, जैसे ये जो हमारे कौन से वाले स्कॉलर्स स्टूडेंट्स हैं, नॉन स्कॉलर्स स्टूडेंट हैं, जो आप नॉन स्कॉलर्स और स्कॉलर्स स्टूडेंट हैं जिनके पास सी सेट का एक्सेस नहीं है, इस बैच में आपके पास सी सेट का एक्सेस भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के एक्सेस हो जाएंगे। अभी आपने देखा कि यहाँ आपके पास सी सेट का एक्सेस नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको अन्य कोई पैसा नहीं देना होगा, और इसी पैसे में जब हम सी सेट की सेशंस लेकर चलेंगे तो आपकी सेशंस यहाँ पर कंडक्ट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। खासकर हमारे स्कॉलरली छात्र छात्राएं और नॉन स्कॉलरली छात्र छात्राएं, इनको निश्चित तौर पर सुनकर अच्छा लगा होगा कि अगर हम आपसे कुछ पैसा ले रहे हैं, यहाँ हम आपसे 6% पैसा ले रहे हैं, ठीक है, मतलब तकरीबन 800 रुपए ले रहे हैं, तो उस 800 रुपए 800 या 1000 या 1200 रुपए आपसे ले रहे हैं, तो उसमें हम आपको ना सी सेट वाला जो हमारा बैचेस हैं, वो सी सेट के बैचेस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अब इसके अलावा कोई पैसा आपसे नहीं होगा। एक बहुत चिंतन मनन करने के बाद हमने सारी चीजों को समझा है। बिगिनिंग हमारे बैच की हम सोशियोलॉजी से करने वाले हैं, क्योंकि पूरा 150 नंबर का है, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेंस प्लस प्रीलिम्स। बिगिनिंग हम हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से करने वाले हैं, तो ये हम दोनों लेकर चल रहे हैं। अभी जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता, तब तक हम 2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। जब तक आपका ये प्रीलिम्स नहीं हो रहा है जून में, तब तक हम 2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, और प्रयास करेंगे कि हिंदी को भी जो है पैरेलली हम कुछ समय के बाद जाकर स्टार्ट कर सकें। मई लास्ट तक जो है हम हिंदी को स्टार्ट कर सकें, और नहीं भी करेंगे तो मैं चाहता हूं कि प्रीलिम्स पर हम थोड़ा सा प्रीलिम्स को दिमाग में रखेंगे कहीं ना कहीं। प्रीलिम्स के आपके जो टेस्ट हैं वो रेगुलर बेसिस पर चलेंगे, टेस्ट जो हैं वो रेगुलर बेसिस पर आपके चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। ये आपके दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि हम इस तरीके से बेहद शानदार योजना के साथ आगे बढ़ने वाले। तो ये आप आपके नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस को बता सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं किसके कंटेक्स्ट में। ये है हमारा लैंग्वेज, डायलेक्ट एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। एक और पॉइंट पर भी सुन लो भाई, अच्छा लगेगा आपको, है ना, कई सारी चीजें जानकर। इस पर्टिकुलर बैच में मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं, इस पर्टिकुलर बैच में मैं आपको यहीं से स्टार्ट करेंगे सोशियोलॉजी, ताकि बिल्कुल शुरुआत से ही आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हों। सोशियोलॉजी पढ़ाने वाला हूं, एट द सेम टाइम इथिक्स जो है, तो इथिक्स भी मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं। पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं, तो पॉलिटिकल थिंकर्स भी मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं। एट द सेम टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, तो ये भी मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद जाकर पूरा मध्य प्रदेश, ठीक है, कंप्लीट मध्य प्रदेश, तो चाहे उसमें मध्य प्रदेश की इकोनॉमी हो, चाहे मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी हो, चाहे मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, या हिस्ट्री हो, या आर्ट एंड कल्चर हो, ये सारी पूरा मध्य प्रदेश में आपको पढ़ाने वाला हूँ। लाइकवाइज यहाँ पर मैं आपको जो हिस्ट्री है, ये तो ऑब्वियस है, हिस्ट्री मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और एट द सेम यहाँ पर पॉलिटी जो है, तो यह भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद साक्षी मैम के साथ हम सिर्फ ये जो मेंस के सब्जेक्ट हैं, साक्षी मैम कौन से सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगी, तो साक्षी मैम जो है वो हिंदी लेकर चलेंगी आपका, ठीक है, जो पेपर 5 वाला हिस्सा है, और एट द सेम टाइम पेपर 6 जो है इसको भी लेकर चलेंगे, ये आपको समझना है। और अगर साक्षी मैम जो है पेपर 5 में क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है कि वो हिंदी में कंफर्टेबल हैं और हिंदी लेकर चलना चाहते हैं, शालिनी त्रिपाठी जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। तो अगर पेपर 5 नहीं भी होगा उनका, तो हम हिंदी ग्रामर वाले सेक्शन के लिए किसी अन्य टीचर को लेकर आ जाएंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन पेपर 6 मैम का निबंध वाला ठीक है, तो मैम कंटिन्यू करेंगे। दूसरा, उसके बाद जाकर फिर मैम जो पढ़ाएंगे आपको इंडियन ज्योग्राफी,
इंडियन ज्योग्राफी, तो मैम सिर्फ यहाँ तक सीमित हो जाएंगे। अब मैम के सब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ तक कन्फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यतीश सर के कंटेक्स्ट में अगर हम चर्चा करें तो यतीश सर जो उनके सब्जेक्ट्स हैं सी सेट ए लेकर चलेंगे, और एट द सेम टाइम करंट अफेयर जो है ए लेकर चलेंगे आपका। ठीक है, उसके बाद जाकर मेरी चर्चा चल रही है अभी, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि हमारे साथ जो है विकास बौरे सर, ये विकास बौरे सर आए, और विकास बौरे सर जो हैं वो इकोनॉमिक्स लेकर चलेंगे। ठीक है, बड़े सीनियर टीचर हैं और बड़े अच्छे टीचर हैं, आप उनके साथ बड़ा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, और बड़े डिटेल्ड तरीके से एक मीन्स की अप्रोच के साथ ये आपको इकोनॉमिक्स जो है वो लेकर चलेंगे। और गौरव सर के साथ हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। गौरव सर जो है हमारे ये आपका आईसीटी वाला सेक्शन जो है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन जो है ये लेकर चलेंगे। अब अगर कोई बदलाव आप चाहते हैं तो आप आपके बदलाव जो है मुझे पर्सनली शेयर कर सकते हैं। ये पहली योजना है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं अभी, किसी के साथ मैंने इस योजना पर कोई चर्चा नहीं की है। ठीक है, अगर अब आपको कुछ लगता है कि सर इस सब्जेक्ट में या ऐसा होना चाहिए, तो आप आपकी जो ओपिनियंस हैं, आपके सजेशंस जो हैं वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके ओपिनियंस को, आपके सजेशंस को वेटेज दिया जाएगा, समझने का प्रयास किया जाएगा। अगर वैलिड होंगे तो हम उसमें बदलाव करने का प्रयास भी करेंगे। अगर आप चाहें कि कुलदीप सर आपके हिस्ट्री नहीं पढ़ाएं, पॉलिटी नहीं पढ़ाएं, एमपी नहीं पढ़ाएं, या कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएं, तो हम उसको भी समझ लेंगे। साक्षी मैम जो है ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएं, यतीश सर ये नहीं पढ़ाएं, विकास सर के साथ तो इनके साथ तो पढ़ लीजिए भाई, है ना, इनके साथ पढ़ना ठीक रहेगा। Believe me, he will be generating that good approach into your mind where you will be having a sound understanding of economics along with the rest of the subjects as well. हमारे साथ जो भी टीम में सदस्य हैं वह सभी सदस्य अपने आप में जीएस के टीचर्स हैं, चाहे यतीश सर हो, चाहे विकास बौरे सर, ये तो एक्सपर्ट हैं बेसिकली, चाहे गौरव सर हो, चाहे साक्षी मैम हो। ठीक है, तो ये सभी जो है वो अपने अपने सब्जेक्ट्स में और अपने अपने सब्जेक्ट्स के अलावा पूरे जीएस के एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्कीम है किसको लेकर, जो टीचर्स हैं और टीचर्स के साथ साथ जो उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, इस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स को लेकर 2025 के मेंसा, मतलब प्रीलिम्स और मेंसा, इसके पहले जो है P+M, यहाँ आपका पूरा सिलेबस जो है 2024 के अनुसार अकॉर्डिंग टू 2024 इट विल बी कंप्लीटेड, इट विल बी कंप्लीटेड। नो सिंगल सब्जेक्ट विल बी लेफ्ट, नो सिंगल सब्जेक्ट विल बी लेफ्ट। कोई भी जो यहाँ स्क्रीन पर आपके पर लिखा हुआ है उनमें से कोई सब्जेक्ट जो है वह लेफ्ट नहीं होगा। जितना डिटेल्ड हम कहते हैं, जितना वास्ट हम पढ़ाते हैं, हम उसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और हम बहुत जल्द कुछ और व्यवस्थाएं भी करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा हुआ है कि मैं संडे टू संडे एक ऐसी प्रैक्टिस लेकर चलने वाला हूं कि संडे टू संडे मैं स्टूडेंट्स को, जो ग्वालियर बेल्ट के हमारे स्टूडेंट हैं, जो ग्वालियर बेल्ट के स्टूडेंट्स यहाँ आ सकते हैं, तो हम उनके लिए ये व्यवस्था करने वाले हैं। और जो ग्वालियर बेल्ट के स्टूडेंट्स नहीं हैं, आसपास के स्टूडेंट्स हैं जो इच्छुक हैं, वो एक क्या कर सकते हैं, वह मुझे उस पर्टिकुलर समय पे उनको क्वेश्चंस उनके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, और आप मुझे आपके क्वेश्चंस पर्सनली जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो हम एक ऐसी व्यवस्था भी स्टार्ट करने वाले हैं, और इस पर सिर्फ आपको ये जो आपका 2 मार्कर है, टू मार्कर को लेकर और 5 मार्कर को लेकर अभी हम तकरीबन 3 से 4 महीने प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये मैं निश्चित तौर पर आपको कराने वाला हूँ, और 2 मार्कर के बेहद शानदार से क्वेश्चंस जो हैं इस पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि हम हमारी योजना बहुत स्पष्ट तौर पर लेकर चल रहे हैं। और लेकिन ये जो मैंने ग्वालियर और ग्वालियराइट्स जो हैं, ग्वालियर के आसपास के छात्र छात्राएं जो हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं, उनके कंटेक्स्ट में बिल्कुल स्पष्ट होगा कि भाई प्रयास करिए कि आपके 4 संडे में से एटलीस्ट 3 संडे आप प्रेजेंट रह सकें। अगर ऐसा हुआ कि नहीं भाई किसी भी महीने में आप मुझे 3 संडे से कम में नजर आए, आपको मना कर दिया जाएगा कि नहीं भाई आप रहने दीजिए, आप घर से ही जो है वो पेपर दे लीजिए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप 4 में से 4 संडे जो हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, जो भी संडे रहे वहां, तो आप सभी संडे प्रेजेंट रहें।
एक संडे इधर उधर हो जाए आपका कोई बहाना चल सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा नहीं हो कि नहीं आज पहले संडे आ गया फिर दूसरे संडे नहीं आए हैं। क्योंकि 2024 का सिलेबस मेरे समकक्ष है, मेरी नजरों में है, और मैं 2024 यकीन मानिएगा मैं इसको आपसे निश्चित तौर पर मुझे कहने में कोई दोहराए नहीं है, कोई एक्सक्रेशन नहीं है कि आप में से कई सारे छात्र छात्राएं मुझसे सोशलॉजी पढ़कर देख चुके हैं। आपने 2024 के सिलेबस बदलने के बाद जाकर आपने हिस्ट्री को मुझसे पढ़ा है, और 2024 में सिलेबस चेंज होने के बाद जाकर जब आपने हिस्ट्री मुझसे पढ़ा, am I audible to you? Please do let me know. आपने 2024 में सिलेबस में बदलाव होने के बाद जाकर जब हिस्ट्री मुझसे पढ़ा है, सोशलॉजी 2024 के सिलेबस के पहले आपने मुझसे पढ़ा है, तो आपने निश्चित तौर पर देखा होगा कि हम किस एक्सपांडेड नोट पर चीजों को लेकर चल रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में मैं आपसे कह सकता हूं जितनी संस्थाएं एमपीपीएससी को लेकर चल रही हैं, मतलब इन्यूमरेबल इंस्टीट्यूशंस, वो अनगिनत संस्थाओं में जितना सोशलॉजी पिछले सिलेबस का हिस्सा था, और जब हमने बहुत एक्सपांडेड नोट पर डिलीवर किया था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और इंस्टीट्यूशन होगा जो इतने इलाबोरेटिव तरीके से और एक्सपांडेड तरीके से सोशलॉजी आपके साथ डिलीवर किया हो। कई लोगों ने 10 सेशंस में सोशलॉजी को खत्म कर दिया, कई लोगों ने 20 सेशंस में सोशलॉजी को खत्म कर दिया। हम तकरीबन 50 से 70 सेशंस जो है वो सोशलॉजी पर लेकर चलेंगे, जहां पूरे 150 नंबर की तैयारी जो है आपको कराई जाएगी। और मैं नियमित बेसिस पर संडे में कुछ ऐसे सेशंस भी लेकर चलूंगा। करंट का एक डिस्कशन एक स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं आपके साथ करूंगा, खासकर उन टॉपिक्स पर जिस पर अगर 2024 में हमारे यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी आपके अपने मेरे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर फिर से 2029 तक के लिए मुख्य प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, तो जिन करंट के टॉपिक्स पर वो आपके साथ चर्चा करेंगे, उन टॉपिक्स पर संडे टू संडे मैं भी आपके साथ चर्चा करूंगा। क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है पिछले वर्षों में कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन करंट के टॉपिक्स पर चर्चा कर लेते हैं, वो करंट के टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो आपके मेंस एग्जाम में और प्रीलिम्स एग्जाम में हिस्सा बन जाते हैं। अभी तक मेंस एग्जाम का हिस्सा बने हैं। तो हर संडे में हम एक योजनाबद्ध समय पर, एक फिक्स समय पर इसको भी लेकर चलेंगे। तो ये हमारी ओवरऑल प्लानिंग है। मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बैच का हिस्सा बने। मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपके अपनों को लेकर आए। जब आप और आपके अपने एक दूसरे से compete करेंगे, तो आपको निश्चित तौर पर एक अच्छे लेवल पर आप अपने आप को पाएंगे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। और ये आपने निश्चित तौर पर महसूस किया होगा कि व्यक्ति कितना भी पढ़ ले, पढ़ने की जो चाह है वो कभी खत्म नहीं हो सकती बेटा उन छात्र छात्राओं में जो पढ़ने के इच्छुक हैं। और यकीन मानिए ना कभी सिलेबस जो है वो क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। सिलेबस व्हिच मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। आप लगातार पढ़ सकते हैं एक्सपांडेड नोट पर, तो हम हमेशा उसी को लेकर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज की चर्चा पर आते हैं। फाइनली सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। मॉड्यूल है हमारा लैंग्वेज और डायलेक्ट्स एज वेल एज द लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली द लैंग्वेज इज। मेरे पास ना कुछ सवाल है पहले तो पहले थोड़ा सा हम लैंग्वेज को समझेंगे कि लैंग्वेज क्या है, और उसके बाद जाकर फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर आपके साथ चर्चा करेंगे। यकीन मानिएगा आपके में से किसी एक छात्र छात्रा के पास फोन आएगा बहुत जल्द। तो जब हम लैंग्वेज की चर्चा कर रहे हैं तो बोले सर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या है बोले सर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन? जहां आफरीन जी जो है, नैन्सी जी जो है, स्नेहा जी जो है, और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं जब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सो वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर सेल्फ, तो वो जो आपने एक रास्ते का चुनाव किया है, जिस रास्ते के आधार पर आप क्या करने जा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, तो वो है किसके माध्यम से एक्सप्रेस करने जा रहे हैं? बोले सर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? बोले सर एक स्पेसिफिक डायलेक्ट के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये जो वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको लैंग्वेज कहा जा रहा है। कई सारी डायलेक्ट्स हो सकती हैं, कई सारी बोलियां हो सकती हैं, आपकी रीजनल बोलियां हो सकती हैं, नेटिव बोलियां हो सकती हैं, जिनसे आपकी भाषा जो है वह प्रभावित हो सकती है।
ऐसे में ही जब हम हमारे देश के संविधान की चर्चा करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर कुछ प्रोविजंस जो हैं वह मेंशन करे हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आप में से एक छात्र छात्रा के पास जो है वह फोन है, प्लीज मेक श्योर कि आप जो है मेरा फोन रिस्पॉन्ड कर सके और मुझे बता सकें कि ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रोविजंस हैं भारतीय संविधान में कहाँ दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नैन्सी जी, very good evening to you. Can you please let me know the part in which the provision of the official language had been started? Part 70. And which schedule also provides the provision of the language only? Sir, Schedule 8. तो Schedule 8 में क्या कोई हिंदी भाषा है? Yes, sir. टोटल कितनी लैंग्वेज हैं अभी वर्तमान में? 22. और इनिशियली अगर हम देखते हैं एट द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो एट द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितनी लैंग्वेज थी वहां पर? There were 11 languages. बाकी सारी चीजें तो ठीक है नैन्सी जी, लेकिन जब हम ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो वहां 14 भाषाएं जो थी वह थी। थैंक यू वेरी मच टू नैन्सी। अभी ना आप में से किसी एक और छात्र के पास जो है वह फोन आने वाला है, सो प्लीज मेक श्योर कि एट द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर जो ये बदलाव हुआ है, और आज हमारे पास जो 22 भाषाएं हैं, ऑफिशियल 22 भाषाएं, आशुतोष जी, can you please let me know the constitutional amendment which is quite responsible for the insertion of the 15th language as well as these languages, because of which at present there are 22 languages. सर एक तो सर शायद सर 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। 21st Constitutional Amendment Act in the year of सर 21st सर 1967। ठीक है, इसके माध्यम से कौन सी लैंग्वेज जो है इसको हाँ सर वो हिंदी लैंग्वेज को किया था। ठीक है, तो सिद्धि अभी 15 हो गई। उसके अलावा फिर सर उसके बाद का सर याद नहीं आ रहा। चलिए ठीक है आशुतोष जी, थैंक यू वेरी मच टू यू। थैंक यू सर। तो अभी आप में से किसी अन्य छात्र छात्रा के पास जो है वो फोन आने वाला है, प्लीज मेक श्योर कि आप क्या कर सके, मुझे रिस्पॉन्ड कर सके और आप मुझे बता सके। आफरीन जी, आफरीन, am I audible to you? आफरीन, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, तो आफरीन जी के पास जो है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। मैं किसी और अन्य छात्र छात्रा जो है उस हेलो योगेश, गुड इवनिंग सर। very good evening to you. Can you please let me know about those constitutional amendment act which inserted 16th the rest of the languages? सर 15 तो अभी आशु जी ने बताया, ठीक है। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में ठीक है, हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, देन सर 71st अमेंडमेंट एक्ट 1972 से 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था जी। देन 92nd अमेंडमेंट से 2003 में फिर 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। तो ये जो 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 है, इसके माध्यम से कौन कौन सी लैंग्वेज जो है इनको इंसर्ट किया गया? सर इसमें नेपाली थी जी, कोंकणी थी, ठीक है, एक याद नहीं आ रहा है, मणिपुरी तो नहीं थी? यस सर मणिपुरी थी। ठीक है, उसके अलावा ये जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2003 में हुआ था? यस सर 92nd अमेंडमेंट ठीक है, तो सॉरी 2002 में था, 3 में था? सर 3 में था। हाँ ठीक है, तो इसके माध्यम से कौन सी भाषाएं इंसर्ट करी गई थी? सर इसमें थी मैथली, मैथिली, बोडो, बोडो, संथाली एंड डोंगरी। ठीक है योगेश जी, थैंक यू वेरी मच टू यू। ओके सर। तो आप सभी छात्र छात्राओं को ये समझना है कि जब हम ऑफिशियल लैंग्वेज के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर चर्चा करते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पार्ट नंबर 17 का हिस्सा है, और एट द सेम टाइम पार्ट नंबर 17 के साथ साथ वह हिस्सा है शेड्यूल नंबर 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम शेड्यूल 8 की चर्चा करने चाहते हैं,
तो शेड्यूल नंबर 8 में हमें क्या नजर आ रहा है, बोले एट द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर यूज्ड टू बी द 14 लैंग्वेज। वहां कितनी भाषाएं थी, बोले सर वहां 14 भाषाएं थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, देयर वर सर्टेन अमेंडमेंट्स which were there into the past, the 21st Constitutional Amendment Act 1967, which is quite responsible for the insertion of the 15th language into the Indian Constitution in the name of the Sindhi language. Later on, the 71st Constitutional Amendment Act 1992, which inserted 3 more languages in the name of Manipuri, Konkani, as well as the Nepali. So, in this manner, in the year of 1992, we were having a total of 18 languages. And in the year of 2003, the 92nd Constitutional Amendment Act was there, which is quite responsible for insertion of 4 more languages in the name of Bodo, Dogri, Mathili, Santhali. And in this manner, at present, we are having a total of the 22 languages. Am I truly clear to each and every individual with the same or not? उम्मीद है मैं आप सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से स्पष्ट हूं। एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, इज देयर एनी इंडिविजुअल हु वांट लेट मी नो अबाउट ऑल द 22 लैंग्वेज? क्या आप में से कोई ऐसा छात्र छात्रा है जो ये मुझे पूरी 22 भाषाएं जो है वह बता सके? और अगर कोई आप में से छात्र छात्रा है, प्लीज आप मुझे यहाँ बताइए कि सर आई एम द वन, आई वुड बी मेकिंग यू अ कॉल। मैं आपको सीधे कॉल करूंगा एंड वुड बी ट्राइंग टू नो ऑल सच 22 लैंग्वेजेस। समझने का प्रयास करेंगे कि वह 22 भाषाएं जो हैं वह कौन सी हैं, क्योंकि मैंने इसके कंटेक्स्ट में आपके साथ बहुत मेहनत की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसा मालूम है, आपको ऐसा एहसास है कि हाँ सर, आपने और हम दोनों ने मिलकर जो है इस पार्ट नंबर 17 पर बहुत मेहनत की हुई थी। कई सारे मैप्स के माध्यम से, पॉलिटिकल मैप्स ऑफ इंडिया के माध्यम से कुछ मैप्स जो हैं उसमें हमने लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन जो है वह करवाया था। So is there any individual who want to let me know about all such 22 languages? अगर कोई है तो मुझे बता दीजिए कि सर yes, I'm the one who can let you know all such 22 languages. Then I would be calling to you directly. And if nobody is there, feel free to let me know. No sir, we are not at that stage or at such a stage right now जहां हम आपको बता पाएं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑब्वियस है। चलिए, सो गिरिराज जी हैं एंड यू पीपल कैन पुट फॉरवर्ड योर हैंड्स टुगेदर इन द एप्रिसिएशन ऑफ गिरिराज। ही इज गोइंग टू लेट मी नो ऑल सच 22 लैंग्वेज। तो गिरिराज जो है वह मुझे पूरी 22 भाषाएं बताने वाले हैं। गिरिराज जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। बताएं। आसामी, बंगाली, हिंदी, गुजराती, कोंकणी, कश्मीरी, हिंदी हो गया था मेरे भाई। सिंधी, अच्छा ठीक है। सिंधी, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली, पंजाबी, मराठी, संस्कृत, वेरी गुड, कन्नड़, ओके, उर्दू ठीक है, तमिल, तेलुगु, उड़िया ठीक है, अब ये तो आपको गिनना था मेरे भाई। इसको ना हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हम ऊपर से आ जाते हैं। कश्मीरी हो गया, ठीक है। कश्मीरी के बाद पंजाबी है, पंजाबी के बाद गुजराती है क्या? तो फिर अभी गुजराती तो वही नहीं था। गुजराती है, मलयालम है। हाँ, गुजराती है, मलयालम है, अभी रह गए थे आपके। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मैप से आते हैं और या तो सदर इंडिया के जो स्टेट्स हैं पहले, जो पेनिस आपके वेस्टर्न घाट पर लोकेटेड हैं और ईस्टर्न घाट पर लोकेटेड हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। या फिर आप नॉर्थ से साउथ में आ जाइए, तो नॉर्थ से सेंटर तक के और इधर ईस्ट से वेस्ट तक के आप कर सकते हैं। जैसे सदर्न इंडिया में जब हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो सदर्न इंडिया में महाराष्ट्र से मराठी हो गया,
उसके बाद गोवा में कोंकणी लैंग्वेज हो गया, केरल में जब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो केरल में हमारा मलयालम हो गया, कर्नाटक में कन्नड़ हमारा लैंग्वेज हो गया, और तमिलनाडु में हमारा तेलुगु हो गया। इधर आंध्र प्रदेश में आ रहे हैं, सॉरी तमिलनाडु में तमिल हो गया, इधर आंध्र प्रदेश में आ रहे हैं तो हमारा तेलुगु हो गया, उड़ीसा में आ रहे हैं तो उड़िया हो गया। तो ये हमारा साउथ इंडिया पूरा हो गया साउथ इंडिया। अब हम वेस्टर्न रीजन पर ही ऊपर चलते हैं। महाराष्ट्र वी आर ऑलरेडी डन विद, तो महाराष्ट्र के बाद जाकर हम जा रहे हैं तो हमें कौन सी लैंग्वेज नजर आ रही है, तो हमें नजर आ रही है गुजराती। गुजराती के बाद ऊपर जा रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है पंजाबी। राजस्थानी इज नॉट देयर, राजस्थानी नहीं है, तो अब हमें पंजाबी नजर आ रही है। पंजाबी के बाद जाकर अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमें कश्मीरी नजर आ रही है, यहीं पर हमें उर्दू भी नजर आ रही है। सेंटर में आ जाएंगे तो सेंटर में हमें क्या नजर आ रहा है, सेंटर में हमें हिंदी नजर आ रही है, और हिंदी के नीचे अगर आप देखेंगे तो हमें सिंधी लैंग्वेज नजर आ रही है। तो ये हमारा सेंटर भी हो गया और नॉर्थ भी हो गया। अब अगर हम ईस्ट को जा रहे हैं तो ईस्ट में हमें बंगाली लैंग्वेज नजर आ रही है, और बंगाली के बाद इधर अगर हम जा रहे हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर आसामीज नजर आ रहा है, आसामीज के ऊपर हमें नेपाली नजर आ रही है। और अगर हम इस साइड वापस आ रहे हैं ईस्ट में, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, मणिपुरी नजर आ रही है। उम्मीद है मुझे कि हो गई अभी सारी भाषाएं। संस्कृत रह गई है बस एक, आपको तो एक संस्कृत और याद एक दिमाग में रखना है बस, बाकी हो गया सारा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू यू गिरिराज। So you guys can definitely put forward your hands together in the appreciation of Giriraj one more time, as he is having idea about all the 22 languages. तो अब यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो एमपीपीएससी वालों से तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, कि एमपीपीएससी से वो क्या पूछेगा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से कौन सी भाषा जो है इसका इंसर्शन किया गया है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो 21st Constitutional Amendment Act, 71st Constitutional Amendment Act और at the same time 92nd Constitutional Amendment Act। और मेरे बिहार के छात्र थे, तो बिहार के उन छात्र ने बड़ा अच्छा सा एक ट्रिक बताया, बोले सर देखो 21 + 71 = 92। राधा जी, महिमा जी, रश्मि जी, पूर्णिमा जी, आशुतोष, रघुवंशी जी, ऋतिक जी, नैन्सी जी, आफरीन जी, शालिनी जी, शालिनी त्रिपाठी जी, कंचन जी और सभी अन्य छात्र हैं। अगर आप 21 + 71 को करने जा रहे हैं तो 92 आ रहा है। तो ये तीनों अमेंडमेंट जो है आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अगर आपके दिमाग से कोई अमेंडमेंट जो है अचानक से स्लिप ऑफ हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, 21st Constitutional Amendment Act, 71st Constitutional Amendment Act is equals to the 92nd Constitutional Amendment Act। और कई बार एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, एक और क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि जो लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, तो ऑफिशियल, अच्छा शालिनी जी, राधा जी, आशुतोष जी, योगेश जी, आफरीन जी और अन्य सभी छात्र हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट नंबर 17 में मेंशन है ये 22 भाषाएं, या शेड्यूल नंबर 8 में मेंशन है? You people can let me know the answer. When it comes to the languages are having their mention in the schedule number 8 of the Indian Constitution, or they are having their mention in the part number 17 of the Indian Constitution? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एग्जैक्टली, सो वी मस्ट हैव वेरी क्लियर कट आइडिया कि इनका जो संबंध है वो है कहां पर है, तो इनका मेंशन शेड्यूल नंबर 8 के साथ है। जैसे कि जब हम सब्जेक्ट्स की चर्चा करते हैं ना, तो यूनियन लिस्ट के प्रोविजंस जो हैं, स्टेट लिस्ट के प्रोविजंस जो हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के प्रोविजंस जो हैं, वो पार्ट नंबर 11 में दिए गए, लेकिन सब्जेक्ट मैटर कहां बताए गए, तो सब्जेक्ट मैटर की जब हम चर्चा करने चाहते हैं तो शेड्यूल नंबर 7 में दिया गया। ऐसे ही सवाल जब पूछा जाता है तो वो ये पूछ लेता है कि इनमें से शेड्यूल नंबर 8 में कौन सी भाषा जो है इसको मेंशन नहीं किया गया है। और कई बार सवाल इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर पूछ लिया जाता है, तो हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, इंग्लिश इज नॉट देयर इन द शेड्यूल नंबर 8, वेरी क्लियर टू यू पीपल विद द सेम or not, so that right now I can head forward to the next one, ताकि अब मैं आगे बढ़ सकूं और हम हमारी चर्चा जो है वह कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आप में से कई सारे छात्र छात्राएं यहाँ यह समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि भाई आप एक जो पॉलिटी का टीचर होता है, एक जो हिस्ट्री का टीचर होता है, वह किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाए लेकिन उसके अंदर से हिस्ट्री और पॉलिटी को बाहर नहीं निकाल सकते। And in such manner we are done with the part number 17 as well as the schedule number 8 as well. Till some extent कुछ हद तक तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। हमने पूरी भाषाओं पर चर्चा कर ली, हमने पूरे अमेंडमेंट्स पर चर्चा कर ली। अब हमें सिर्फ पार्ट नंबर 17 के जो प्रोविजंस हैं उस पर चर्चा करनी है।
कि सर पार्ट 17 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से स्टार्ट होते हैं वो 343 से स्टार्ट होते हैं और 351 तक जाते हैं। और जब हम 343 से 351 की चर्चा करते हैं तो 343 और 344 किसके साथ संबंधित है? तो बोले सर 343 और 344 का संबंध जो है वह यूनियन ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ है। 345, 346, 347 का एसोसिएशन जो है वह स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ है। वहीं जब आप 348 और 349 को डिस्कस करते हैं तो 348 और 349 का जो प्रोविजंस हैं वो है जुडिशरी के साथ संबंधित हैं, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट जो है उनके साथ संबंधित हैं। वहीं 350, 350A, 350B और 351 को जब आप डिस्कस करते हैं तो इनका सीधा सीधा संबंध जो है वह स्पेशल डायरेक्टिव्स के साथ है। Am I very clear to you people with the categorization of the articles which have been started into the part number 17? You people can let me know. जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से क्लियर हूं, so that I can head forward to the next one. तो ये सारी चीजें जो हैं इस पीडीएफ में लिखी हुई हैं। मैं ऐसे ही और यूं ही आपके साथ चर्चा नहीं कर रहा हूं। When you would be having a look over the PDF, जब आप इसको देखेंगे डॉक्यूमेंट को, तो इस डॉक्यूमेंट में जो है ये सारी चीजें आपको नजर आने वाली। Language in its literary meaning is a system of communication, and that's what only I have started. Afreen ji, Salni ji, through the speech, a collection of sound that a group of people understands to have the same meaning. ऑब्वियस है ना, इसी को तो लैंग्वेज कह रहे हैं भैया। क्या है? बोले सर एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। और कम्युनिकेशन का माध्यम किसके माध्यम से? बोले सर स्पीच के माध्यम से, जहां हमारे पास कलेक्शन ऑफ साउंड है, जहां हम प्रोनाउंसिएशन करने जा रहे हैं। और जब मैं किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने जा रहा हूं तो शालिनी त्रिपाठी जी, आफरीन जी, पूर्णिमा जी, रश्मि जी, कंचन जी, राधा जी, किराज जी, निवेदिता जी, नैन्सी जी, योगेश जी, रसपरात और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, वह सभी छात्र छात्राएं उस प्रोनाउंसिएशन का सेम मीनिंग जो है वह निकाल रहे हैं। तो इस स्पीच को ही क्या कहा जा रहा है? बोले सर इस स्पीच को ही लैंग्वेज कहा जाता है। मध्य प्रदेश लाइज इन दी हिंदी हार्टलैंड बेल्ट। उम्मीद है मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है आपको कि भैया हम जो हैं वह मध्य देश के नाम से कंसीडर करे जाते हैं, सेंटर में लोकेटेड हैं, भारत का दिल कहे जाते हैं, और हमारी जो भाषा है वह हिंदी भाषा है। The majority of the people speaks and write Hindi here. अधिकांशतः छात्र छात्राएं जो हैं, अधिकांशतः लोग जो हैं मध्य प्रदेश के, वह हिंदी बोलते हैं और हिंदी में ही लिखते हैं। The state language is Hindi. You have to be thoroughly clear. It is understood, spoken and written by the majority of the people into the state. सभी छात्र छात्राओं को यह समझना होगा। शालिनी जी, शालिनी त्रिपाठी जी, नैन्सी जी, गिरिराज जी, निवेदिता जी और सभी छात्र छात्राएं की भाषा हिंदी है, बोली जाती है हिंदी, और हिंदी जो है इसी को समझा जाता है और हिंदी ही जो है वो लिखी जा रही है। हालांकि कुछ और भाषाएं क्षेत्रीय जिन्हें हम उर्दू के नाम से भी कंसीडर करते हैं, और मराठी जो है तो मराठी के नाम से भी कंसीडर करते हैं। मध्य प्रदेश शेयर्स बॉर्डर विद महाराष्ट्र एज वेल एज द वेस्टर्न मध्य प्रदेश, द पार्ट ऑफ मराठा एम्पायर। Thus, some bordering regions are influenced by Marathi language as well, गुजराती लैंग्वेज एज वेल, राजस्थानी लैंग्वेज एज वेल। एक मैं ना पूछना चाहता हूं आप में से, एक डायलेक्ट के बारे में मैं पूछना चाहता हूं। अभी मेरे पास ना सवाल है, क्योंकि मैं पोल के माध्यम से नहीं पूछना चाहता, ना ही मैं फोन के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं। आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर दीजिए। हमने अभी ट्राइब्स पढ़ी हुई हैं, तो कौन सी ऐसी ट्राइब है जिसकी भाषा पर राजस्थान का भी इंपैक्ट है, जिसकी भाषा पर गुजरात का भी इंपैक्ट है, जिसकी भाषा पर महाराष्ट्र का भी इंपैक्ट है? प्लीज डू लेट मी नो द आंसर। Which language I'm talking about as well as which tribe I'm having discussion over? कौन सी ऐसी जनजाति हमने डिस्कस करी थी? बहुत आसान है। एग्जैक्टली बोले सर आपने भील जनजाति को डिस्कस किया था, क्योंकि भील जनजाति जो है वह निमाड़ वाले बेल्ट में पाई जा रही है। ये हमारे साउथ वेस्टर्न वाले बेल्ट में पाई जा रही है, जिसमें राजस्थान का भी इंपैक्ट नजर आता है, मालवा का भी इंपैक्ट नजर आता है, गुजरात का भी इंपैक्ट नजर आता है और महाराष्ट्र का भी इंपैक्ट नजर आता है। एंड दैट्स व्हाट ओनली आई एम सेइंग हियर। मैं कह भी तो अभी आपसे यहाँ यही ना हूं कि भैया कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिन भाषाओं पर प्रभाव नजर आता है। इसका प्रभाव नजर आता है बोले सर मराठी भाषा का, राजस्थानी भाषा का प्रभाव नजर आता है। एग्जैक्टली स्टेट बॉर्डर्स जो है,
Let's have discussion in context of the official language of the state right now. The constitution does not specify official language of the different states. In this regard, it makes the following provisions. The legislature of Madhya Pradesh adopted Hindi as the official language of the state. Language chosen for official language is in the 8th schedule of the constitution, and English language is the link language for communications between the union government as well as the Madhya Pradesh government. देखो, जब हम आर्टिकल 345 की चर्चा करते हैं आफरीन जी, निवेदिता जी, ऋतिक जी, रश्मि जी, देवांश जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, तो 345 345 में जो है वो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी हो गई। जब हम 346 पर बढ़ते हैं बेटा, तो हमें स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि हम जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, जो लिंक लैंग्वेज है यूनियन के बीच में, दूसरे राज्यों के बीच में, उस पर चर्चा करते हैं। तो हमारे यहाँ किसी राज्य से राज्य में कम्युनिकेट करने के लिए, राज्य से केंद्र में कम्युनिकेट करने के लिए जो लिंक लैंग्वेज निर्धारित करी गई है, वह लिंक लैंग्वेज कौन सी है? बोले सर, वह लिंक लैंग्वेज इंग्लिश है। मध्य प्रदेश इज एन एग्रीमेंट विद द राजस्थान, उत्तर प्रदेश एज वेल एज बिहार to use Hindi instead of the English language for communication between themselves. Please be very clear, this might be the possible question. बेटा अगर पेपर अच्छा आएगा तो यहाँ क्वेश्चन जो है वह संभव है। क्यों? क्योंकि this is going to be an exception in the article number 346. Am I very clear to स्नेहा जी, योगेश जी, गिरिराज जी, निवेदिता जी, शालिनी त्रिपाठी जी, शालिनी जी, नैन्सी जी, क्षमा जी and rest of the individuals with the same. क्योंकि अभी मैं एक तरफ आपसे क्या कह रहा हूं कि लिंक लैंग्वेज क्या है? बोले इंग्लिश। और वहीं हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन से राज्य हैं बेटा जिन राज्यों के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि भैया हम आपके साथ जो है इंग्लिश की बजाय, इंग्लिश की जगह पर हिंदी लैंग्वेज का यूज करेंगे। तो वह बोले सर हमारा राजस्थान है, उत्तर प्रदेश और बिहार है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, बहुत आसान सा सवाल है, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मेजॉरिटी में कमेंट कर दीजिए कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जो है वो किस प्रधानमंत्री के समय पर पास किया गया? इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता बेटा। और प्लीज मेक श्योर, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मत कहिएगा भाई, मुझे बहुत निराशा होगी अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेने जाएंगे तो। एग्जैक्टली बोले सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय पर क्या हुआ था? बोले सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय पर आपका ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जो है वह पास किया गया था। नहीं, मुझे सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना। अगर किसी ने भूले भटके भी मेरे किसी स्टूडेंट ने कह दिया ना कि सर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है या सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, चलो सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ भी जाते हैं क्योंकि वो तो 1947 के बाद 1950 तक हैं भी, लेकिन इतने मूर्ख तो नहीं होना है कि सीधे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। लेट वी मेक इट मोर क्लियर हियर, तो है ना, ऐसे नहीं कहना भैया। नहीं, सच में मैं तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर दूंगा, चाहे आपने कितनी भी फीस क्यों ना दी हो संस्था को। संस्था भी सर्वोपरि है, ये है ना, इसे भी तो ध्यान रखेंगे हम। नहीं पता चले ऐसे उलूल जुलूल कहाँ से निकले। बोले सर ऐसे उलूल जुलूल जो हैं वो है सर गुरुकुल क्रैकेट में केडी सर से निकले, तो दिक्कत हो जाएगी। अरे निवेदिता जी, ये किस किस पर क्लैरिफिकेशन देंगी? सबसे बड़ी बात ये है, घर जाके वो एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा जो होता है वो घर जाता है ना, तो घर जाकर उसके माता पिता उसे डांटते हैं कि बेटा ऐसी गलती क्यों करी। निवेदिता जी, आप तो बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, यू आर मदर टू अ बॉय, तो आप तो निश्चित तौर पे समझती होंगी, और आप तो फिर टीचर भी हैं कि एक बच्चा जब गलती करता है तो पेरेंट्स जो है वो घर जाते हैं, सॉरी, जो बच्चा घर जाता है तो वह बताता है कि मम्मी मैं आज ऐसा करके आया हूं, तो आप समझाती हैं उसे कि बेटा कल जाना, सॉरी बोलना, है ना। अब जिससे भी लड़कर आए हो, जिससे भी बुरा बिहेवियर करके आए हो, उसे जाकर कल जाकर सॉरी बोलना, अपनी गलती जो है उसको रियलाइज करना, है ना। अच्छी जो मित्रता है, मैत्री संबंध जो है वह जनरेट करना। मुझे भी कुछ ऐसा ही नजर आता है कि घर पहुंचे तब बताया गया, बेटा का करी आई हूं तो मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री। अरे नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, तो फिर जाके उन्होंने, मैडम ने क्लैरिफिकेशन दे दिया। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये आपको समझना है। बच्चा सुन रहा है गौर से।
तो अभी लेकिन क्लैरिफिकेशन भी किस किस के कंटेक्स्ट में आएगा? खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है। नहीं, लेकिन वो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि हम ना एक को खत्म करते हैं तब तक दूसरा कुछ एंटिक आ जाता है। और ये तो आप तो निश्चित तौर पे समझ रहे होंगे कि एक खत्म नहीं होता, उसके पहले दूसरा कुछ ना कुछ एंटिक आ जाता है उनकी तरफ से। और यकीन मानिए, इनकी वजह से ना वो बेचारी, इनकी जो छोटी बहन है उसकी भी चर्चा होने लगी। अरे खास छोटी बहन नहीं, वो दूसरी वाली छोटी बहन। मेंबर्स ने तत्कालीन वो जो पुराना वाला वीडियो था, आजादी जो है 99 वर्षों के लिए हमें गुलामी पर मिली है, लीज पर मिली है, छोटी बहन का वीडियो भी प्रमोट कर दिया। बोले देखो आज इनकी मैडम की छोटी बहन भी मिल गई हमें। बेचारी वो जैसे तैसे सोच रही होगी कि यार अब तो छोड़ दो कम से कम, है ना। बेचारी को उसको फिर लाइमलाइट में लाके रख दिया। तो मेमर्स भी बड़े फ्री हैं। चलिए वापस आ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। लेट्स हैव डिस्कशन इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम ओनली। तो मैं वापस आ रहा हूं, चर्चा करते हैं इसी पर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के पीछे की जो पूरी कहानी है वह आपको मालूम होगी। लेकिन मैं ना सच में, अगर कोई ऐसा अपने संस्था से अगर निकलता तो टिकट तो बहुत दूर की बात है, उस व्यक्ति की जो सदस्यता है उसको ही खारिज कर दिया जाता, लाइमलाइट से लूप लाइन में लगा दिया जाता। ठीक है, चलिए वापस आ रहे हैं, हम ध्यान से सुनिएगा। व्हाट एग्जैक्टली द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बिफोर पासिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप सभी छात्र छात्राएं कि वो एक कौन से आर्टिकल्स हैं जिन आर्टिकल की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने, उस समय के प्रधानमंत्री ने और उस समय की संसद ने 1963 में जो है वह ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास किया। I'm not looking after the whole background. I'm having idea about the political incidents which took place by that particular period. What exactly I'm looking after from you people is those articles. I'm not going to let you know the number of such articles. बस मुझे ना वो आर्टिकल्स कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये वो आर्टिकल है जिसकी वजह से संसद ने इसको पास किया। So Purnima have started article 344. I'm looking after a few other students as well to let me know the correct answer. Till some extent, Purnima is correct. Till some extent, Purnima is correct, but Purnima is not completely correct. Is there any other individual who want to let me know about? Chali. So I'm going to let you know the answer. There was article there, even there is a article 120 as well as article 210. उम्मीद है गिरिराज जी, निवेदिता जी, पूर्णिमा जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, और आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 120 और एक अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 210। इन दोनों में लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या लिखा पूर्णिमा बेटा? इन दोनों में ही तो लिखा हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट। निवेदिता जी कह रही सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। बेटा क्वेश्चन ये था, सॉरी निवेदिता जी, क्वेश्चन ये था कि संसद ने 1963 में यह एक्ट पास क्यों किया, इसके लिए कौन से आर्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसके लिए हमें ये समझना होगा लैंग्वेज टू बी यूज्ड इनटू द पार्लियामेंट व्हिच इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल नंबर 120 as well as language to be used in the state legislature which is mentioned under article number 210. Very clearly stated the Hindi is going to be used in the parliament along with the or with the English as well. तो वो जो और विद इंग्लिश था ना, इस वर्ड को क्या करने के लिए कहा गया था बोले सर, और इंग्लिश टू बी ओमिटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द 15 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राधा जी, रश्मि जी, निवेदिता जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, आर्टिकल नंबर 120 में कहा गया था कि ये जो शब्द है और इन इंग्लिश, द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजैक्टेड, शैल बी कंडक्टेड इनटू द हिंदी लैंग्वेज और इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये और इन इंग्लिश को भारतीय संविधान के आरंभ होने के 15 वर्ष के बाद जाकर खत्म करना था। उम्मीद है आप सभी छात्र छात्राओं को मालूम है। ऐसा ही आर्टिकल 210 में भी लिखा था।
तो अब जैसे जैसे 1965 पास आ रहा था, 1965 पास आ रहा था बेटा, वैसे वैसे सदर्न इंडिया में रश्मि जी, पूर्णिमा जी, आफरीन जी, निवेदिता जी, योगेश जी, आशुतोष रघुवंशी जी, शालिनी त्रिपाठी जी, नैन्सी जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, आज अगर आपसे कहा जाए कि अब कल से हम क्या करेंगे, बोले सर कल से जो है वह गुरुकुल क्रैकिंग वो केडी सर पर जो सेशंस हैं वह हिंदी लैंग्वेज में डिलीवर करे जाएंगे, हिंदी में ही कंटेंट जो है वह डिलीवर किया जाएगा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो बोले सर हम विद्रोह कर देंगे। उम्मीद है यही करोगे आप, या और अगर चलो हिंदी में भी विद्रोह नहीं करेंगे, बोले सर कहा जाए कि उर्दू में जो है सेशंस जो है वह डिलीवर करे जाएंगे और उर्दू कंटेंट में ही, उर्दू लैंग्वेज में ही कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप विद्रोह कर देंगे। अब तो विद्रोह कर दोगे ना? तो ऐसा ही विद्रोह जो है, ऐसा ही प्रोटेस्ट जो है सरकार का, वो कहां हो रहा था? सदर्न इंडिया में, क्योंकि when it comes to the southern India they are not having an understanding of the Hindi language। तो जैसे जैसे 1965 आ रहा था, उन्हें डर लग रहा था कि यार इंग्लिश को खत्म किया जा रहा है और हिंदीकरण किया जा रहा है, हिंदी भाषी राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सदर्न इंडिया में विरोध होना स्टार्ट हो गया, प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया कि भैया इंग्लिश खत्म नहीं होनी चाहिए। राधा जी आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा जल्दी से मुझे बताइए। रश्मि जी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है और हमारी अन्य सभी छात्र छात्राएं आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ। तो फिर ऐसी परिस्थिति में जाकर क्या किया गया? आर्यन, योगेश, ऋतिक और सभी छात्र छात्राएं, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वो जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वो जो विरोध हो रहा था, वो जो हिंसा उठ रही थी दक्षिण भारत में, उसको शांत करने के लिए इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है इसको पास किया और इन्होंने कहा इंग्लिश इज गोइंग टू कंटिन्यू एज एन एसोसिएट लैंग्वेज। इंग्लिश जो है वह एसोसिएट लैंग्वेज की तरह कंटिन्यू करने जा रही है। पूर्णिमा जी, शालिनी जी, रश्मि जी, गिरिराज जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, और तो लोगों के मन में फिर से डर था। जैसे तैसे थोड़ा शांत हुए, ऐसे में अचानक आगे जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई तो उसके बाद जाकर लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, तो 1965 में फिर हमें दक्षिण भारत में हिंसा नजर आई। वीडियो स्टक कर रहा है, प्लीज टू लेट मी नो। आवाज क्लियर नहीं है आपको मेरी? एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। या अभी सारी चीजें जो है नहीं क्लियर है? चलिए ठीक है। तो फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पर फिर क्या किया गया? बोले सर लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पर फिर जो है वह हिंसा हुई, और जब लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पर हिंसा हुई तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि भैया चिंता नहीं करो, नहीं हटाने जा रहे हैं हम, इंग्लिश को खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी कुछ करते ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को, इसके पहले ही लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है in the year of 1966। पावर में आई तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? बोले सर इंदिरा गांधी जी ने सत्ता में आकर 1967 में ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को पास करने के बाद इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? बोले सर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को पास करने के बाद इंदिरा गांधी जी ने इसमें लिखा इंग्लिश इज गोइंग टू कंटिन्यू एज एन एसोसिएट लैंग्वेज फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। एक इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होने जा रहे हैं? Am I audible to you? Please to let me know. Am I visible to you? स्टक हो रहा है? आवाज आ रही है आपको मेरी? अभी तो क्लियर है ना? अभी क्लियर हो जाता है। अब देखो बेटा, आजकल मौसम में जो है थोड़े से बदलाव हैं, वेदर में थोड़ा सा चेंज है, इस वजह से ये दिक्कत है। नथिंग टू वरी अबाउट। तो फिर जाकर इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? बोले सर इंदिरा गांधी जी ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को अमेंड किया और इसमें फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम इंग्लिश इज गोइंग टू कंटिन्यू एज एन एसोसिएट लैंग्वेज, ये लिखा। तो पूर्णिमा, राधा जी, रश्मि जी, शालिनी त्रिपाठी जी, शालिनी जी, आर्यन जी, योगेश जी, स्नेहा जी, क्षमा जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, एसोसिएट लैंग्वेज इंग्लिश को कहां दर्जा दिया गया? बोले सर 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में।
फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इस शब्द का इंसर्शन कब किया गया? 1967 में, एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। एम आई वेरी क्लियर टू यू पीपल विद द सेम और नॉट? सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, ताकि मैं जो हूं बेटा आगे बढ़ सकूं और आपके साथ जो है वह और चर्चाएं करी जा सकें। और इस माध्यम से ये भी समझने का प्रयास करिएगा कि हम कहीं ना कहीं पार्ट नंबर 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको पूरी तरह से आपके साथ कंप्लीट कर रहे हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। Madhya Pradesh uses English for the purpose of communication with non-Hindi states. Further, Hindi is used for the communication with non-Hindi states. Such communication in Hindi should be accomplished by English translation as well. योगेश जी, राधा जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, हमें क्या समझना है? बोले सर ये दो प्रकार के राज्य हैं, एक है हिंदी स्टेट्स और दूसरे हैं नॉन हिंदी स्टेट्स, नॉन हिंदी स्टेट्स। और एक बेटा योगेश और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, ये है मध्य प्रदेश। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, प्लीज डू लेट मी नो, जब मध्य प्रदेश हिंदी स्टेट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो वह किस भाषा में कम्युनिकेट करेगा बेटा? I'm looking after the answer from you people only. राधा जी, रश्मि जी, योगेश जी, नैन्सी जी, शालिनी त्रिपाठी जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं। एग्जैक्टली, तो बोले सर हिंदी लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करेगा। और जब मध्य प्रदेश जो है वह नॉन हिंदी स्टेट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो नॉन हिंदी स्टेट्स के साथ किस भाषा में बेटा कम्युनिकेट करेगा? तो बोले सर नॉन हिंदी स्टेट्स के साथ यह इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वह कम्युनिकेट करेगा। एम आई वेरी क्लियर टू यू पीपल विद द सेम? But here is something which you guys need to understand. This particular communication must accomplish a copy in English language as well. English language as well. ये जो हिंदी भाषाई राज्यों में आपस में चर्चा हुई है बेटा, ये हिंदी भाषाई राज्यों की आपस की चर्चा की एक कॉपी जो है वह इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी होगी। इसका कारण क्या है? कौन मुझे बताना चाहता है कि क्यों हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन की जरूरत है? Why we are in need of the English translation for this? I'm looking after the answer from you people only. There are two Hindi speaking states and both are having communication in the Hindi language only. Then why the Hindi translation or the Hindi communication needs a translation of the English language? बड़ा आसान सा आंसर है सर, ताकि अगर कोई नॉन हिंदी स्टेट्स आपके इन हिंदी स्टेट्स की चर्चा को देखना चाहता है, जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो इस वजह से तो उसके पास क्या हो? बोले सर उसके पास एक इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? एग्जैक्टली आशुतोष रघुवंशी जी, यही वजह है बेटा। ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की चर्चा कर रहे थे बेटा, तो देखो यही मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना, इतनी देर से हम इसी पर मेहनत कर रहे थे। 343 तो 344 में रश्मि जी लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, कमीशन एंड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। मेरे पास ना क्या है क्वेश्चन है और मैं आप में से ही किसी छात्र और छात्रा को जो है वह कॉल करने वाला हूं। सो प्लीज मेक श्योर कि अभी आप जो है मुझे रिस्पॉन्ड कर सकें और आपके पास जो है बेटा मेरी आवाज आ सके। Hello. Afreen, am I audible to you right now? Yes, sir. Good evening, sir. Very good evening to you. Can you please let me know about that particular commission as well as the committee which have been constituted as per the provision of Article 344? BG Khair. BG Khair, what exactly the status was? Commission. BG Khair, BG Khair commission था या BG Khair committee थी? Committee. BG Chairman. हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आप बोलते रहे। आफरीन बताएं मुझे। बीजी केयर कमीशन जी और कमेटी गोविंद वल्लभ। ठीक है, तो एग्जैक्टली इन दोनों की जरूरत क्यों थी हमें? सर जो मतलब जो एक्ट था उसके लिए मतलब रिकमेंडेशंस दी थी उन्होंने, और जो इंग्लिश और हिंदी का जो मतलब लैंग्वेज का जो यूज था 1965 के बाद भी यूज हो।
ठीक है, मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं कि आर्टिकल 344 में ऐसा लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो हैं वह क्या करेंगे, कुछ समय के बाद जाकर आपके एक कमीशन का गठन करेंगे, और उस एक कमीशन का गठन इसलिए किया जा रहा है ताकि हिंदी लैंग्वेज जो है उसका स्टेटस एग्जैक्टली अभी क्या है और हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन को लेकर किस तरीके के काम किए जा रहे हैं। Yes, sir. दूसरा, फिर जब इस कमीशन की रिपोर्ट को लुक इनटू किया जाएगा तो इस कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से लुक इनटू किया जाएगा, मतलब पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स होंगे, वह एक कमेटी का गठन किया जाएगा उनका, और वो अपनी रिपोर्ट जो है फाइनली राष्ट्रपति को प्रेजेंट करेंगे। Yes, sir. ठीक है, आफरीन, थैंक यू वेरी मच टू यू, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। Thank you, sir. Okay, so you guys can definitely put forward your hands together for Afreen. She had started the answer on a very correct note. आफरीन ने हमें बताया कि सर अगर हम सबसे पहला ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की चर्चा करने जाएं, निवेदिता जी, रश्मि जी, कंचन जी, गिरिराज जी, आशुतोष रघुवंशी जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं बहुत ध्यान से मुझे सुनने का प्रयास करिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा, और कई बार दिमाग में कई सारे कंफ्यूजन्स जो है वो जनरेट होते हैं इसको लेकर। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस जो है वह जानना, पूछना और समझना चाहता हूं, सो प्लीज मेक श्योर कि एक ब्लैंक स्लाइड मैं ले लेता हूं, एंड देन आई वुड बी asking you few questions, so do let me know exactly the same. When it comes to the first provincial linguistic commission, तो ये फर्स्ट प्रोविंशियल लिंग्विस्टिक कमीशन का गठन किस वर्ष में हुआ और इसका नाम क्या है? जल्दी से मुझे आंसर जो है बेटा वह कमेंट करके बता दीजिए। ये डिफरेंस है, मैं चाहता हूं कि ये डिफरेंस आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में जो है वह पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए बेटा। प्रोविंशियल लिंग्विस्टिक कमीशन, और फिर उसके बाद जाकर जो है इस प्रोविंशियल लिंग्विस्टिक कमीशन की रिपोर्ट को, तो हमारी पूर्णिमा जी ने कहा, बोले सर एस के धर कमीशन जून 1948 एग्जैक्टली। तो बेटा ये कौन सा है? बोले सर ये एस के धर कमीशन है, और एस के धर कमीशन का गठन जो है वह वर्ष 1948 में हुआ था। अब इसका रिपोर्ट को लुक इनटू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। To look into the report of the S.K. Dhar Commission, a committee had been constituted. You want to let me know the name of that particular committee? Exactly, we must have very clear-cut idea about the JVP committee. तो हमारे दिमाग में ना JVP committee के बारे में provisions बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, JVP committee का constitution कब हुआ? I'm looking after the answer from you people only कि JVP committee का जो constitution है बेटा वह किस वर्ष में हुआ? बोले सर सेम वर्ष में हुआ, दिसंबर 1948 इसी वर्ष में हुआ सर। उसके बाद जाकर फिर जब हम चर्चा करते हैं एसआरसी कमीशन की, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो एसआरसी कमीशन जो है वह एसआरसी कमीशन कौन सा है? आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। तो बोले सर एसआरसी कमीशन का गठन जो है वह 1953 में हुआ, और इस कमीशन को जो है वह हम फजल अली कमीशन के नाम से कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि एसआरसी कमीशन का गठन 1953 में हुआ, एग्जैक्टली बाय 22 ऑफ दिसंबर, 22 दिसंबर 1953। और उसके बाद जाकर फिर जब यहाँ चर्चा करी सारी है फर्स्ट लिंग्विस्टिक कमीशन, तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक कमीशन जो है वह फर्स्ट लिंग्विस्टिक कमीशन कौन सा है? बोले सर यह बीजी खैर कमीशन है, यह बीजी खैर कमीशन। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि राष्ट्रपति महोदय ने बीजी खैर कमीशन का गठन जो है वह किस वर्ष में किया? आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द बीजी खैर कमीशन इन व्हिच ईयर? Exactly, it was appointed in the year of 1955. This is something which you people need to be thoroughly clear, क्योंकि बेटा आफरीन 5वें वर्ष में कहा गया था, हर 5वें वर्ष में राष्ट्रपति ऐसा करेंगे, लेकिन बस राष्ट्रपति ने 1955 में किया, फिर नहीं किया। और उसके बाद जाकर फिर जब हम इसकी रिपोर्ट को लुक इनटू करने की चर्चा कर रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? बोले सर गोविंद बल्लभ पंथ कमेटी जो है, तो गोविंद बल्लभ पंथ कमेटी का गठन किया गया। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि राष्ट्रपति एक पार्लियामेंट के माध्यम से गोविंद बल्लभ पंथ कमेटी का गठन कब हुआ है, किस वर्ष में? Exactly, you must have very clear-cut idea. It was appointed in the year of 1957. तो ये 1957 में जो है वो अपॉइंट करी गई थी। Am I very clear to you people with the same? जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से स्पष्ट हूं इसके साथ बेटा।
ताकि हम आगे बढ़ सकें और हम अगली चर्चा कर सकें। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। देखो भाई आज का सेशन जो है डायलेक्ट्स ऑफ सॉरी लैंग्वेज एंड its literal meaning as well as the constitutional provision which are having association with the language we are done with. By tomorrow we would be having discussion in context of the language and its association with the Madhya Pradesh, which means Madhya Pradesh based dialects as well as language as well as the literature as well as the literates. We would be having discussion in the further sessions. That's it for the day. Thank you very much to everyone. By 7 p.m., you will be having a live session on Indian polity, where we would be having discussion in context of the deputy prime ministers as well as a few other provisions which are having association with the Council of Ministers and the so-called Attorney General of India. Thank you very much to everyone. Don't forget to ask your near ones, dear ones, loved ones about our upcoming batches, so that your near ones, dear ones, loved ones can also be benefited in the very same manner as you guys.